जय हिंद ऑल दी वर्दी एस्पिरेंट। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन एकदम सही डायरेक्शन में चल रही है। एंड इसी प्रिपरेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो भी डाउट एक एस्पिरेंट फेस करता है उन्हें किस तरह से टैकल किया जाना है, उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। वैसे ही जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो एक एस्पिरेंट में बहुत बड़ा फियर होता है कि सर लिखे कैसे, कंटेंट कहाँ से आएगा। ऑल्दो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी में कि आपका पेपर 2 का कंटेंट कैसे बिल्डअप होता है, राइट। सिमिलरली जब मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने भी ऐसे लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड जब आप अपना पहला ऐसे देखते हो तो आपको पहली चीज तो वो बहुत कुछ सिखाएगा भी, एंड सेकेंडली आपके मन में डाउट भी आएगा कि यार ये मैंने क्या ही लिख दिया है। ओके। सो ठीक वैसे ही आज मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि एक पहला ऐसे, मेरा फर्स्ट ऐसे कैसा था, एंड जो मैंने लास्ट ऐसे लिखा था एग्जामिनेशन से पहले वो कैसा था, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जो मैंने पहला ऐसे लिखा था। ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डेट है यहाँ पे 2 मार्च 2021, ठीक है। तब मैंने ये लिखा था। ये मुझे मेरे मोबाइल के पीडीएफ बैंक में मिला है। टॉपिक क्या था यहाँ पे, क्लीन एनर्जी फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, राइट। अब जब मैं स्टार्ट किया था तब मुझे नहीं पता था कि यार एक ऐसे की डिमांड क्या होती है। मेरा क्या पर्पस था कि यार बस मुझे इतना पता था कि ऐसे 300 वर्ड्स में लिखने हैं, राइट। यही मुझे पता था और मैंने यही किया। अब मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसे रीड करूंगा कि मैं कितना, क्या क्या गलतियां मैंने की, या क्या मैं सही ट्रैक पे था, क्या क्या मैं टॉपिक की डिमांड को फुलफिल कर रहा था। ओके। सो इम्पोर्टेंटली ये ऐसे किसके ऊपर लिखा जाना था, क्लीन एनर्जी पे लिखना था। सिर्फ क्लीन एनर्जी नहीं, उस पे हमें एक लीड्स भी मिली है कि वो फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड कैसे बन सकता है, हमें इस पे बात करनी है। अब हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो ह्यूमन हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग फॉसिल फ्यूल फॉर ओवर 150 ईयर एंड देयर यूज हैज बीन एवर इंक्रीजिंग, so as the greenhouse gases which traps heat into atmosphere, giving rise to global warming, राइट। तो मैंने, अगर ये मैं इंट्रो आज पढ़ता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैंने थोड़ा सा उसे एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, जो हमारा फॉसिल पे डिपेंडेंस था, मैं उससे रिलेट करने की ट्राई कर रहा था। ओके। सो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप नेक्स्ट लाइन में जब देखते हो, द नेम क्लीन एनर्जी इटसेल्फ सजेस्ट एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सोर्सेज विदाउट हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट लाइक रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस, स्पेशली CO2. Clean energy can be best derived from the mixture of both green and renewable energy. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखते हो आप कि मैंने जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, मैंने इंट्रोडक्शन इतना बड़ा कर दिया है। ओके। ऑलमोस्ट ये वर्ड काउंट अगर मैं करूंगा तो ये ऑलमोस्ट 70 वर्ड्स का होगा, ठीक है। तो इतना बड़ा हमें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल एज अ बिगनर अगर मैंने दे दिया है सो नो डाउट। आप यहाँ पे और एक चीज देखो, ये जो मेरी स्टार्टिंग की 5 लाइंस थी, ठीक है। मैंने क्या किया है, थोड़ा सा मैंने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में गया हूँ कि कैसे हम फॉसिल्स पे ओवर डिपेंडेंस थे दैट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। देन जब आप यहाँ से अगला लाइन पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगेगा इसमें ना कनेक्टिविटी नहीं है, मैंने बस यहाँ पे लाके छोड़ दिया और मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया, वो ना आपको एक कनेक्टिविटी नहीं दिखेगी यहाँ पे। सो मैंने सडनली फिर द नेम क्लीन एनर्जी इटसेल्फ सजेस्ट यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ओके। सो देन थोड़ा सा कुछ होता है एज अ बिगनर, मुझे भी लगता था यार कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करूं, ठीक है। सो आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, आप डायग्राम बना सकते हो, लेकिन आप सोचो क्या प्रैक्टिकली आप इस तरह से वहां पे पोर्ट्रे नहीं कर पाओगे। ओके। सो अगर आप विद इन स्टिपुलेटेड टाइम करते हो सो देन इट इज फाइन, ठीक है। हम घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप बिल्कुल ये सारी चीज कर सकते हो क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो गई है, एंड जब आपको परफॉर्मेंस देनी है आप 100% वहां पे टाइम आपका ऑप्टिमाइज करोगे। सो विल कम टू नेक्स्ट वन। यहाँ पे मैंने बेसिकली बस क्लीन एनर्जी को समझाया है कि क्लीन एनर्जी होता क्या है। अब मुझे सेकेंड पॉइंट आपको भूलना नहीं है, ठीक है। मुझे बात क्या करनी है कि क्लीन एनर्जी फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड कैसे हो सकता है, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड कैसे हो सकता है। सो हम देखेंगे कि क्या उससे रिलेटेड मैंने कुछ लिखा है क्या। सो द ट्रेडिशनल सोर्सेज सच एज पेट्रोल, कोल, डीजल रन generators causes pollution which resulted in severe climate change over last few decades. These conventional sources can lead to severe respiratory conditions among people
and has also put threat to our habitat. ठीक है? क्या अगेन ये पैराग्राफ का आपको कुछ रेलेवेंस लगता है क्लीन एनर्जी फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड से? right? Renewable energy sources are the best sources and an alternative to eliminate many of the hazardous elements that humans have created. Sources like solar energy, wind energy, biogas enables people to generate their own energy in independent manner. It also helps to reduce global warming. Humans have overloaded air with CO2 and clean energy produced from renewable resources helps keep the atmosphere clean and does not put lives of human as well as animal at risk. Thus, it would be correct to say clean energy is the warranty for human survival. Although ये जो पैराग्राफ है इसका कुछ ना कुछ रेलेवेंस है कि क्लीन एनर्जी किस तरह से फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड हो सकता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस होगा, राइट? सो इसका कुछ रेलेवेंस है बट मुझे ये पैराग्राफ एज सच रेलेवेंस इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड वर्ड है, सिर्फ 300 वर्ड्स है, इसमें हम इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं। देन अगली चीज और many countries have already adopted policies toward achieving their clean energy target of 30% from renewable sources. बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने 30% का टारगेट सेट करके रखा है कि हमें 30% एटलीस्ट अचीव करना है रिन्यूएबल सोर्सेज से। The job opportunities is expected to be 3 times more than fossil fuel generated energy. India has put its stronghold in cleaner energy by establishing International Solar Alliance, which is major step toward achieving the United Nations Development Program Sustainable Goal 7 of affordable clean energy. Okay, so this is also relatable. Thus, it can be said that future is clean energy, sustainability, renewable energy. Everyone should work together to develop an alternate energy technology, promote energy efficiency, and help country expand energy system in a sustainable way. So this was my first essay. ठीक है, ये मेरा पहला ऐसे था। अब यहाँ पे आप टाइम देखो, 30 मिनट मुझे लगा है। अब 30 मिनट मुझे इसलिए लगा है क्योंकि इस 30 मिनट के पहले कम से कम मैंने 1 आवर गूगल पे स्क्रोलिंग की होगी। सिंपली मैंने किया होगा गिव मी अ ऐसे ऑफ 300 वर्ड्स ऑन क्लीन एनर्जी फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। मैंने आर्टिकल्स रीड किए होंगे, मुझे नहीं पता था ईसा क्या है, आईएसए क्या है, या किन कंट्रीज का टारगेट कितना परसेंट है। ठीक है, सो 30 मिनट्स में मेरा पहला ऐसे हुआ था। इससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ एज अ बिगनर अगर आप स्टार्ट करते हो फॉरगेट द टाइम। आप टाइम भूल जाओ कि आपको 30 मिनट लग रहा है या आपको 40 मिनट लग रहा है या आपको 1 घंटा लग रहा है, भूल जाओ। ठीक है, अब देखो उससे पहले मैंने 1 घंटा कहीं ना कहीं मोबाइल पे स्क्रोल किया है। ठीक है, और जब आप फर्स्ट टाइम जब ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालते हो जिसके ऊपर आपको लिखना है, आप यही चाहोगे कि यार बेस्ट सेंटेंस मुझे मिले। ये सारी चीज आपके साथ भी होगी, ठीक है, इट्स वेरी नेचुरल, तो चलेगा, राइट? सो पहली चीज तो टाइम भूल जाओ। दूसरी चीज, मेक श्योर मैं आपको डे वन से आपको एक हैबिट डालना है कि आपको ना ब्लैंक पेजेस पे लिखना है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड आप एग्जाम में भी ब्लैंक पेज पे ही लिखने वाले हो। ओके, देन अगर आपकी राइटिंग थोड़ी तिरछी होती है सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। सो दैट वाज माय फर्स्ट ऐसे। अभी अगर मैं इसे देखूं तो मुझे कुछ रिलेवेंट चीजें क्या लगती है, जो स्टार्टिंग की 6 लाइन थी, ठीक है, मैं इसे कहीं ना कहीं इस पैराग्राफ से इंटरकनेक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पहले की 5 अलग लाइन है, सेकंड वाले को मैं प्रॉपर लिंक नहीं कर पाया। ओके, देन जो ये वाला पैराग्राफ है ये मुझे थोड़ा सा अलग लगता है। ठीक है, देन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो डायग्राम है ये गलत है और यूपीएससी में एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। सो आप फ्लो चार्ट्स बनाइए, या अगर आप डायग्राम कम समय में बना सकते हो देन आप वो कर सकते हो। ठीक है, सो ये चीज हो गई है। सो ये मेरा पहले ऐसे था। अब हम आते हैं जो मैंने लास्ट ऐसे लिखा है। ठीक है, लास्ट ऐसे पे आएंगे। ठीक है, जो मैंने 2023 के एग्जाम से पहले लिखा था। सो द टॉपिक वाज रोल ऑफ विमेन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, रोल ऑफ विमेन इन एग्रीकल्चर फ्यूचर एंड प्रोस्पेक्ट्स। अब इस समय तक इस समय तक मुझ में इतनी तो अकल आ गई थी कि जो ऐसे है उसको टू द पॉइंट लिखना है एंड आपको भी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, मुझे किसके ऊपर लिखना है, मुझे सिर्फ रोल ऑफ वुमेन बताना है एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर स्पेसिफिक बताया है। अब रोल ऑफ वुमेन पूछोगे तो बहुत सारी फील्ड में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, स्पोर्ट्स में आ जाएगा, गवर्नेंस में आ जाएगा, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएगा, बिजनेस में आ जाएगा, कॉर्पोरेट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि रोल ऑफ वुमेन सिर्फ एग्रीकल्चर तक स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट रहना है, स्टिक रहना है।
देन मुझे उनके फ्यूचर्स बताने हैं और प्रोस्पेक्ट्स बताने हैं। तो आप देखो मैंने स्टार्ट कैसे किया है। एग्रीकल्चर इज द सोल ब्राइट स्पॉट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज इंडिया इंटर्स द अमृत काल। Around 60% of population is involved in primary activity, and out of that more than 70% of agrarian economy is women dominant। ठीक है, अब आप देखो मैंने पहले लाइन पे स्टार्ट किया और आखिरी के लाइन पे इसे मैंने कहीं ना कहीं विमेन विमेन को लिंक कर दिया है, वो भी किस सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में। मैंने बता दिया कि विमेन का कितना इंपॉर्टेंट मेजर रोल है, कितना डोमिनेंस है। ठीक है, देन आप पहले मैंने क्या करता था, पहले मुझे ऑलमोस्ट 70 वर्ड लग गए थे। ठीक है, 7 से 8 लाइन लग गई थी इंट्रोडक्शन में। अब आप देखोगे जो कहते हैं कि 5 लाइन बहुत है, 30 से 40 वर्ड्स काफी है, उतने में मेरा आपका मेरा इंट्रोडक्शन आ गया। ठीक है, और ये कैसे हुआ, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, सो विद टाइम ये आप भी अचीव करोगे। देन सेकंड, द रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, क्यों, क्योंकि यही पूछा था, is very crucial right from the individual household farm to the commercial farm। The part played by women is very diversified। ठीक है, सो इंडिविजुअली बात करो या आप कमर्शियलाइज लेवल पे बात करो, सो उनका एक क्रूशियल रोल है। ठीक है, और उनका रोल भी काफी डाइवर्सिफाइड है। मैंने अब यहाँ पे एक पोर्टल खोला है, ठीक है, कि डाइवर्सिफाइड रोल है, तो अब मुझे अलग अलग डाइवर्सिफाइड रोल्स में आगे बताने वाला हूँ कैसे। एट द इंडिविजुअल हाउस होल्ड फार्म, women being the child bearer of a family plays an equally important role with her male counterpart। While he tills the field, she sows the seed। आपने देखा होगा, he irrigates, so she sprinkles the fertilizer, and at the end of day she is torch bearer of the family। ठीक है, तो हमने बताया कि विमेन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। देन एट द कमर्शियल लेवल, अब ये जो मैंने बताया है ये मैंने इंडिविजुअल लेवल पे बताया है, अगला पैराग्राफ में कमर्शियल लेवल पे बताऊंगा कि क्या रोल है उनका। और ये चीज मैंने ऑलरेडी इसमें मेंशन कर दी थी कि इंडिविजुअल भी उनका क्या रोल है और कमर्शियल भी उनका क्या रोल है, तो कमर्शियल वाला एक्सप्लेन करूंगा। एट द कमर्शियल फार्मिंग लेवल, more than 65% of laborers are women, not because the contractor has left with the choice to hire women, but owing to their productivity। She plays a very active role tilling of the field, from tilling of the field to harvesting of crop, and further in the processing of grain industries like textile mills, sugar industry। Then she is actively engaged in weaving, winnowing, threshing, irrigation, मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड, हार्वेस्टिंग। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर ये सारे वर्ड्स कहाँ से आते हैं। अगर आप सेम चीज कंटेंट कहाँ से आएगा, पेपर वन की अगर तरीके से प्रिपरेशन करोगे वहीं से आएगा। मुझे याद आ रहा है कि ये सारी चीज आपके 6वीं क्लास की साइंस में दी हुई है कि विनोइंग क्या होता है, थ्रेशिंग क्या होता है, पूरा प्रोसेस दिया है। ठीक है, ओके। देन women who are the torch bearer of social, economic and agrarian economy needs to be empowered by upskilling and channelizing their potential of hard work into the self-reliant farmipreneurs। ठीक है, then this sector needs a proper regulation where the right of women should not be leaked by some exploiters। Schemes like PM Kisan, Sashakti capacity building and skill training needs to be penetrated at grassroots level for tapping the most of the unexplored reservoir। Credit grant schemes like Mahila Atma Samman Nidhi for self-dependency truly boost herself for making her own decision of choice। And lastly, how I concluded, rural women are major stakeholders in growth of agricultural sector for the new India, and it has rightly been said by PM Jawaharlal Nehru, once she is on the move, the family move, the village move, and the nation moves। राइट, सो ओवरऑल आप यहाँ पे देखोगे तो अगर वर्ड लिमिट आप देखते हो, सो इट इज अराउंड 200 ±20 वर्ड्स। ठीक है, इतने वर्ड्स का ये ऐसे है। अब यहाँ पे मैंने टाइम इसलिए भी मेंशन नहीं किया है क्योंकि ऑल दो मुझे पता चल गया था अब मेरी राइटिंग स्पीड उतनी आ जाती है, ये मैंने लिखा होगा 15 to 18 मिनट्स में। 15 to 18 मिनट्स में मैंने सारा समराइज किया है। देन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। दोस्तों अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा खुला खुला लिख सकते हो। ठीक है, हैंडराइटिंग सुधर तो नहीं सकती है बट उसका प्रेजेंटेशन तो अच्छा हो सकता है। अब आप देखोगे यहाँ पे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट, ठीक है, आई डोंट नो, आई कांट जज माई ओन कंटेंट, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक से रेलेवेंट है। राइट, कैसे आया, ये आया प्रैक्टिस से। ये कब लिखा था मैंने, ये मैंने लिखा था 2023 के एग्जाम से पहले। मैंने आपको मेरा पहला ऐसे कब दिखाया था, वो दिखाया था मैंने ऑलमोस्ट आपको
क्या डेट है यहाँ पे? इट इज 2 मार्च 2021। ठीक है। सो गाइस, देर इज नो सब्सटीट्यूट टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एंड ऐसा मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपको 2 साल लग जाएंगे। ठीक है। सो बट यस, आप एक सही डायरेक्शन में अगर जाओगे तो इट इज अचीवेबल। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा यहाँ पे, तो प्लीज आई नीड योर अटेंशन। ठीक है, इसे समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स कम बैक। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, सेम चीज फिर से। अगर आपके मन में डाउट है कि सर कंटेंट कहाँ से आएगा, मैंने सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी में बताया कि आप इस 3.5 महीनों के दौरान अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका पेपर 2 का कंटेंट प्रिपेयर हो ही जाता है। ठीक है, तो आपका पेपर 2 का तो ऐसे ही क्रिएट हो जाएगा। अब क्या होगा? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करो। ठीक है, राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करो। इसका मतलब क्या है? लेट्स टेक कि अगर ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक एस्पिरेंट है। अब इस एस्पिरेंट को किसी ने कहा है कि अगर आप 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर किसी डायरेक्शन में चलोगे तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। ठीक है, अब इसने बस इतना ही सुना और ये निकल गया। ठीक है, चलता है चलता है चलता है। ठीक है, ये हर एक 2-2 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये सारा गैप 2-2 किलोमीटर का है। ओके। अब ये चला गया बिना सुने कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये जाता है, सबसे पहले पहुंच जाता है। क्या मिला इसे? यहाँ पे इसे मिलेगा फेलियर। ठीक है, मंजिल कितनी दूरी पे थी? 2 किलोमीटर की दूरी पे थी, कहीं भी निकल गया। अगेन फिर से उसी राह पे चला है। ठीक है, उसी राह पे चला है। फिर से इसे लगता है। ठीक वैसे ही नए नए एस्पिरेंट भी जुड़ते जाएंगे। नए नए एस्पिरेंट, और मैक्सिमम एस्पिरेंट ऐसे ही होते हैं जो आपने सुना होगा कि सब भेड़ चाल में भागते हैं। ओके। सो अगेन सबको क्या ही मिलेगा? ठीक है, 2 किलोमीटर पे मंजिल जरूर है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करते हो, खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाते हो, एक प्लानिंग कर लेते हो कि मुझे ये अप्रोच फॉलो करनी है, एंड जो भी आप प्लान फॉलो करते हो वो एक टाइम टेकिंग होता है। ठीक है। सो क्या हुआ? सबका पहला अटेम्प्ट वेस्ट, पहला अटेम्प्ट वेस्ट, पहला अटेम्प्ट वेस्ट। किसी बंदे का दूसरा अटेम्प्ट भी वेस्ट हुआ है। ठीक है, आप देखो फिर से उसी डायरेक्शन में निकला, दूसरा अटेम्प्ट भी वेस्ट। ठीक है। कोई सुधर जाते हैं, सही राह पे फॉलो करते हैं, मे तो उनका एग्जाम क्लियर भी हो जाता है। कोई वो होते हैं जो एक कदम लेने से पहले, जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये करना है मतलब करना है, तो पहले पूरे रिसोर्सेस कलेक्ट करते हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अपना दिमाग यूज करते हैं, किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ऐसा नहीं कि खुद गलती नहीं करेंगे, करेंगे। ठीक है, लेकिन एक सही पाथ चूज करेंगे। वो अगर वो किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो वो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि उन्हें सुनते हैं, वो उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो वो जाता है सही डायरेक्शन में और उसको अपनी मंजिल मिलती है। तो किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में वो मंजिल मिल जाती है, किसी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट लगते हैं अगर उनके पास सही गाइडेंस नहीं है। ठीक है, किसी को सेकंड अटेम्प्ट लगेगा और किसी के तो अटेम्प्ट ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नॉलेज बहुत आ जाएगा, लेकिन जब बात आएगी एग्जाम क्लियर करने की, सो दैट वुड बिकम अ बिट डिफिकल्ट। सो यही मैं आपको समझाना चाहता था। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेरा पहला ऐसे कैसा था और लास्ट कैसा था। सो डोंट बॉदर अबाउट टाइम, टाइम की चिंता छोड़ दो। जस्ट अगर आपको लिखना है, टॉपिक चूज करो। सर टॉपिक कहाँ से चूज करें? पीवाईक्यूज उठा लो। सर पीवाईक्यूज नहीं है, ठीक है, देन डाउनलोड करो एंड लिखना स्टार्ट करो। कंटेंट सेम चीज, टाइम लगेगा। कंटेंट बिल्डअप होने को टाइम लगेगा। पेपर 1 का होलिस्टिक प्रिपेयर करो, पेपर 2 के लिए आप रेडी ऑटोमेटिक होते हो। सो दैट्स ऑल, जस्ट प्रैक्टिस हार्ड, बी हेल्दी एंड स्टडी वेल। जय हिंद।